exemptions for a parent is not required to consolidate if its wholly owned subsidiary oblique partially owned subsidiary of another entity। तो मुझे फटाफट से बताओ, पहली कंडीशन में आपने क्या क्या चेक करना है? अनदर एंटिटी चेक करनी है, होली ओन्ड है या पार्शली ओन्ड है ये चेक करना है। पार्शली ओन्ड में आपने क्या करना है? अदर ओनर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड and have no objection to non-preparation of CFS। फिर दूसरा पॉइंट, डेट इक्विटी नॉट लिस्टेड, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एट एनी एक्सचेंज। इसका मतलब पेरेंट का डेट और इक्विटी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, अल्टीमेट पेरेंट या इंटरमीडिएट पेरेंट। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये अल्टीमेट पेरेंट कौन होगा? अल्टीमेट पेरेंट या तो ये भी कोई एंटिटी होगी, नहीं तो अगर इंडिविजुअल है तो उसको छोड़ देंगे हम, और ये कोई और अनदर एंटिटी होगी। एंटिटी ही है, मतलब दिस इज एंटिटी। ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस, जिसमें वो या तो कंसोलिडेट करती है या वो अपनी सब्सिडरी को दिखाती है एट फेयर वैल्यू। तो हम अगर ये ऑल कंडीशन पूरी हो जाती हैं, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट। दूसरा क्या है? इफ पेरेंट इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट, हम कहते हैं तुम्हारे कोई माफी है। या फिर इफ पेरेंट इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ये पेरेंट एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इसका मीनिंग बाद में बता रहे हैं। विच मेजर्स ऑल सब्सिडरीज एट फेयर वैल्यू। इसको क्या मिल जाएगी? पेरेंट नीड नॉट कंसोलिडेट। बट इसमें हमने कुछ बातें बताई थी। इफ पेरेंट विच इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी, जिसे आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी बोलते हैं, हैज अ सब्सिडरी which provides services to investment entity। बताओ जी अब क्या होगा? Then exemption from consolidation not available। Exemption from consolidation is not available, वो तो मिलेगी नहीं। Consolidation is required, consolidation as per 103 and 110 is required for such subsidiary। उस सब्सिडरी पर आपको 103 110 लगाना पड़ेगा। और अदर सब्सिडरीज का क्या होगा? अदर सब्सिडरीज
कैन बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, हम उनको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक कंपनी एग्जम्पशन ना लेना चाहे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, इसका मतलब उसमें कोई जरूरी नहीं है कि एग्जम्पशन लेनी है। तो मैंने कहा ये अवेलेबल है एग्जम्पशंस, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रिय एंटिटी मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, आर्टिफिशियल पर्संस। अच्छा, मुझे ये बताइए दूसरी बात क्या आ गई, इफ पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इफ नहीं लगाना चाहिए, पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट एज पर 103 एंड 110 अनलेस इट इज ऑल्सो अनदर, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एंटिटी। भाई इन्वेस्टमेंट एंटिटी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो फिर तो उसे माफी मिल जाएगी, वरना ऊपर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो उसे कोई माफी नहीं मिल रही है, उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने पास एक समरी चार्ट बना दिया कि आपको ध्यान रहे, ये पैरा कौन सा था, 33 था, ये पैरा कौन सा था, 32 था, और बाकी आपके पास ये कौन सा पैरा था, ये पैरा 4B था। ठीक है, और हम अपने पास बाकी सब्सिडरीज को पैरा 31 में यहां पर रिकॉर्ड करते हैं एट फेयर वैल्यू। तो पैरा नंबर 31, 32, 33 और 4B ये मैंने सब मिला दिया। इसका एक बार वीडियो काट देना तो वीडियो में आपको ये सब मिल भी जाएगा, आपको शॉर्ट में आपको एडवांटेज मिल जाएगी। टाइम देख लो 8:47 है। आपने जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के सब्सिडरीज को भी कंसोलिडेट